हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स। आज जो मॉर्निंग में नीट एग्जामिनेशन हुआ है उसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने रेफरेंस बुक चूज़ करी है वो एच एल अरोड़ा चूज़ करी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विद मॉलिकुलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी एन कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मीन फ्री पाथ की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सिंपल डेरिवेशनल क्वेश्चन है, अगर आपने डेरिवेशन इसका डिराइव किया हुआ है तो आपको रिजल्ट याद होगा। ठीक है, रेफरेंस में दे रहा हूँ 11th क्लास की बुक लेनी है आपने, एस एल अरोड़ा पार्ट 2। टॉपिक आपने पिकअप करना है 13.19, पेज नंबर 13.25 पे। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे और ये हमने थ्योरी क्लास में किया भी है, तो हमारे पास जो मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो लैम्डा वार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसमें, हमारे पास आता है 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच होता है। किससे मैच होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, सो 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल डेरिवेशनल क्वेश्चन है, रिजल्ट को याद रखना है तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ये, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। कहता है कि रेशो बताना है किसका जो योगदान दिया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। ठीक है, तो किस मतलब किस रेशो में उसकी इंटेंसिटी डिवाइड होती है। ठीक है, किस रेशो में उसकी इंटेंसिटी डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, किस रेशो में डिवाइड होती है। ठीक है, तो रेफरेंस मैं फिर दोबारा से दे रहा हूँ। ठीक है, एच एल अरोड़ा क्लास 12 आप पिकअप करेंगे, पार्ट 2, टॉपिक नंबर 8.4, पेज 8.8। तो इसमें जो फार्मूला हमें याद करना है, ये इवन ये फार्मूला भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो क्या फार्मूला, E/V = C। ठीक है, अब हमें याद कैसे रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, बाद में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे। सो E/V = C। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट, आप वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है वो आपने याद ही रखना है तो ज़्यादा बेटर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेट सपोज एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, दोनों वेक्टर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट पता है क्या है, एग्जाम्पल इसकी जैसे आपके वाईफाई, आपका फ़ोन। ठीक है, जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड खाएगी और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा, 1/2/1/2 हमारे पास क्या आगे आ जाएगा, 1:1। ठीक है, ये रेशियो पूछा है। ठीक है, एनर्जी इज, याद रखना एनर्जी और इंटेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:1। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी से टॉपिक से पिकअप किया गया है। ठीक है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली व्हिच इज फ्रिक्शनलेस, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। ठीक है, तो हमारे पास एक पुली है और दो मासेस हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, G/10 G, G/2 G/5। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो ये रेफरेंस बुक है, फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एस एल अरोड़ा है। ठीक है, अगर आपको ये पूरी एस एल अरोड़ा पढ़नी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बुक पिकअप करनी है, एस एल अरोड़ा 11th क्लास पार्ट 1, टॉपिक नंबर 45, पेज 5.31। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुली दिया गया है। ठीक है, और दो मासेस हैं। ठीक है, और एक मास जो है वो हैवियर है और एक मास क्या है, लाइटर है। ये क्या है, 4 kg है और ये कितना है, 6 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखना है, वो क्या फार्मूला है, शब्दों में याद रखना है, फार्मूले शब्दों में याद रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ मासेस इनटू जी। ठीक है, तो या देसी भाषा में बोलूँ तो बड़ा मास माइनस छोटा मास डिवाइडेड बाय दोनों मास इनटू जी।
ठीक है। सो बताओ, हैवियर मास कौन है 6 kg है, स्मॉलर मास कौन है 4 kg है, और इनका सम कितना हो जाए 6 + 4 10 और इनटू जी। ठीक है, तो आगे सिंपल से कैलकुलेशन है, 6 में से 4 के कितने बचे 2, और डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी। ठीक है, सो एक्सलेशन ये कितना आ जाएगा G/5। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा मैच होता है डी। इज इट क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है फ्रॉम वेव ऑप्टिक। ठीक है, तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, सेपरेशन जो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में हमने क्या कर दी हाफ कर दी, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज डबल, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम, ठीक है 1/4 डबल हाफ 4 टाइम। ओके, तो रेफरेंस बुक फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एस एल अरोड़ा है। ठीक है, एस एल अरोड़ा 12th क्लास पार्ट 2 टॉपिक नंबर 10.12 पेज नंबर 10.14। ओके, तो ये वेव ऑप्टिक का क्वेश्चन है। ठीक है, वेव ऑप्टिक का, और वेव ऑप्टिक में फार्मूला याद करना थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि सारे फार्मूला थोड़ा सेम सेम है। तो हमें एक फार्मूला याद है, पोजीशन ऑफ राइट फ्रिंज का फार्मूला मैंने आपको याद कराया था। कैसे याद करवाया, नंद लाल दयाराम एन डी, ये हो गए नंद, और ये हो गया लाल, लैम्डा है लैम्डा लाल अपॉन दयाराम। तो कैसे याद कराया था, एन डी नंद लाल दयाराम। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लैम्डा। ठीक है, तो हमें अब निकालनी है फ्रिंज बिड्थ। तो फ्रिंज बिड्थ भी क्या होती है, सिंबल होता है बीटा। ठीक है, एन चला जाता है तो फ्रिंज बिड्थ होती है डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कहता है, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज हाफ, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की दूरी आधी है, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। ये स्क्रीन हो गई, ये सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट गई स्क्रीन पे गिरी इस तरीके से। ठीक है, लाइट जाके गिर रही है, तो दोनों सोर्सेज के बीच में जो दूरी है स्मॉल डी है, और ये क्या स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन है। ठीक है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो कैपिटल डी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में साफ साफ हमें गिवन दिया गया है, क्या गिवन दिया गया है, ये वाला जो दूरी है वो हाफ है। ठीक है, सेपरेशन में टू कोहेरेंट सोर्सेज, फिर दोबारा से देख लीजिए अब, दो सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज की सेपरेशन हाफ। ठीक है, बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज हाफ, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज डबल। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ डबल हुई और ये चीज़ हाफ हुई। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया 2D। ठीक है, ये लैम्डा, और ये हो गया हाफ। ठीक है, तो ये हम ये चेंज निकाल रहे हैं, तो ये चेंज को हम रिप्रेजेंट किया बीटा डैश से। तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा 4 D लैम्डा अपॉन डी। okay, this is beta dash. So beta dash is equals to 4 d lambda upon d is equals to what, beta. So our answer is 4 times। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें डी 4 टाइम्स। आया समझ में? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में से लिया गया है। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर from 12th class, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 - 2 nanometer, the potential difference is, हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, ये भी एस एल अरोड़ा में मिल जाएगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर में। ठीक है, डेरिवेशन करी हुई है हमने ये। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है डेरिवेशन का, वेव लेंथ वो किसके बराबर होती है 12.3 अपॉन अंडर रूट वी, और ये होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है ये एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये मीटर, एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। ठीक है, मीटर यहाँ से रिमूव कर देते क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसके बराबर होती है 10⁻⁻10। ठीक है, और ये मीटर। ठीक है, सो वेव लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। कितना गिवन है 1.227 10⁻², नैनोमीटर। कितना गिवन है, नैनो मीन्स -9 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है 1.227 10⁻² nanometer. Nano stands for 10⁻9 meter. So I have written this value here. Okay, so this is wavelength. So first of all, let us make a small changes to this question. So यहाँ पे जो -10 है ना, मैं इसे फिर दोबारा से लिखता हूँ, अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 10⁻10 मीटर। ठीक है,
तो रिज़ल्ट को थोड़ा और लर्नेबल फॉर्म में लेके आते हैं, यहाँ से एक माइनस इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.23 10⁻⁻⁹ अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, तो दो रिज़ल्ट याद रखना, आप ये वाला रिज़ल्ट भी याद रखो, ये वाला भी याद रखो, क्योंकि जो क्वेश्चन आया ना वो इस फॉर्म में आया है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में ना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों रिजल्ट्स याद रखें हम, जैसे ये है एक दो, कैसे याद करवाया था मैंने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सिंपल लैंग्वेज, 1 2 3, सो 12.3 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड मीटर। ओ ओके, सो लेट अस मेक ए स्मॉल चेंजेस टू दिस, देन वी विल गेट द रिजल्ट 1.23 10⁻⁹ मीटर अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब शुरू होता है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 1.227 10⁻², 10⁻⁹, सो 1.23 10⁻⁹, ठीक है, अंडर रूट वी। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, -9 कैंसिल आउट हो गया, 1.227 और ये वन, आप ये पीछे वाली टर्म ना देखें, ये ना अप्रॉक्सीमेटली से 1.2 1.2 ये भी कैंसिल होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचता क्या है, 10⁻⁻² और ये अंडर रूट वी। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज को ले जाओ ऊपर, ठीक है, और इसे ले जाओ नीचे। ठीक है, सो अंडर रूट वी -2 है, ऊपर जाके क्या बनेगा +2। ठीक है ना, सो इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, अंडर रूट को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। आया समझ में? अगर आपको कोई भी क्यूरी है, ठीक है, और आपको अगर सीबीएसई का सिलेबस पढ़ना है या स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ना है या आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो नीट एग्जामिनेशन में ना फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी लेवल पूछी जाती है, बायो जो है वो एनसीईआरटी लेवल पूछी जाती है, और इसमें ये साफ साफ बोला जाता है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ें, एक एक वर्ड उसका पढ़ें, किस में, केमिस्ट्री और बायो में, लेकिन फ़िज़िक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फ़िज़िक्स में ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ़िज़िक्स में आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो आप अल्टीमेटली टॉप टॉप रैंकिंग्स में अपने आप ही काउंट हो जाओगे। ठीक है, और फिज़िक्स के लिए आप मेरे को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।